नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनॉस। तो आप जानते हैं, जब हम यूक्रेन की रिकवरी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वही फिजिकल चीज़ें आती हैं, जैसे रोड्स और ब्रिजेस को फिर से बनाना। लेकिन हाल ही में आए एक पेपर ने दिखाया है कि सरफेस के नीचे एक और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल छुपा हुआ है। सवाल ये कि इकोनॉमिक इंजन को दोबारा कैसे शुरू किया जाए, वो भी ऐसे तरीके से जो नए आइडियाज़ को पुश करे और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को इनकरेज करे। ये बहुत जरूरी सवाल है और रिसर्च इसका एकदम साफ जवाब देती है। रिसर्च बताती है कि पिछले 10 सालों में यूक्रेन की इकोनॉमी, मैं यहां कोट कर रहा हूं, लो मोबिलिटी बैलेंस में फंस गई है। आसान भाषा में, स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव बिजनेसेस को आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, जबकि वीक बिजनेसेस बिना वजह बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि इकोनॉमी अपनी असली कैपेसिटी से काफी कम परफॉर्म करती है। सही। और आज हमारे शो में हम अभी अभी आए वर्ल्ड बैंक के एक वर्किंग पेपर के फाइंडिंग्स पर बात करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंजीनियरिंग यूक्रेन का विटशाफ्ट्सवुंडर। ये थोड़ा काफी पावरफुल सा टाइटल है। हमारे लिसनर्स के लिए ये जर्मन वर्ड विटशाफ्ट्सवुंडर का असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्थिक चमत्कार, और ये खास तौर पर वेस्ट जर्मनी की वॉर के बाद वाली रिकवरी को बताता है। पेपर में इसे प्रोडक्टिविटी ड्रिवन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। मतलब उस टाइम उनकी इकोनॉमी में बहुत तेज और ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ था। एक तरह का आर्थिक चमत्कार। तो ये पेपर यूक्रेन में इसी तरह कुछ करने का एक रोड मैप बना रहा है। हम रिसर्च से 3 चीजें देखेंगे। पहला, रुके हुए इंजन की प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, उसके पीछे की असली वजह। और तीसरा, रिसर्च क्या बोलती है कि सबसे अच्छा और सबसे असरदार सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए उस डायग्नोसिस से शुरू करते हैं। ये लो मोबिलिटी असल में ग्राउंड पर कैसी लगती है? खैर, पेपर साफ दिखाता है कि सिस्टम ने अपनी स्पीड ही खो दी है। यूएस जैसे एक हेल्दी और हाई परफॉर्मेंस इकोनॉमी में आप एक ऐसी प्रोसेस देखते हैं जिसे इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं अप या आउट। नए बिजनेस या तो जल्दी से बड़े हो जाते हैं, वरना वो मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। नए आइडियाज और नई फर्म्स के लिए रास्ता तैयार करना। बिल्कुल। और 2000 की शुरुआत में 2002 से 2007 के बीच यूक्रेन की इकोनॉमी भी कुछ ऐसी ही लग रही थी। उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग अप या आउट वाला सिस्टम चल रहा था, बिल्कुल अमेरिका की तरह। लेकिन फिर बाद में वो साइकिल टूट गया। क्या हुआ? गति बिल्कुल थम गई। 2008 से 2013 के बीच में बिजनेस की ग्रोथ एक तरह से फ्लैट हो गई और हालात कुछ वैसे ही दिखने लगे जैसे मेक्सिको में होते हैं। और 2014 के बाद तो सिचुएशन और भी खराब हो गई। जिस चीज़ को हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, उसकी पूरी ताकत जैसे दब गई और नई कंपनियां पूरे 10 साल में मुश्किल से ही बढ़ पाईं। पूरा पैटर्न बिल्कुल वैसा लगने लगा जैसा भारत के पुराने सुस्त बिजनेस लाइफ साइकिल में होता था। वाह, तो ये तो टाइम के साथ एक बिल्कुल क्लियर रिग्रेशन की कहानी लग रही है। और जब ऐसा होता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जब फर्म्स बस फ्लैट हो जाती हैं और वहीं रह जाती हैं? इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि मार्केट अब सही सिग्नल भेजना बंद कर देता है। किसी कंपनी के ज्यादा प्रोडक्टिव होने और उस कंपनी के सच में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बीच जो जरूरी कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन 2014 के बाद काफी कमजोर हो गया है। अब इनोवेशन करने से भी ग्रोथ की गारंटी नहीं मिलती। ऊपर से मार्केट में कंसंट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। मतलब छोटे प्लेयर्स कम हो रहे हैं और बड़े प्लेयर्स मार्केट पर हावी हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। 2019 तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टॉप 4 कंपनियों की कुल सेल का 50% से भी ज्यादा हिस्सा था। ये 2000 की शुरुआत में जो लगभग 48 या 49% था, उससे भी ज्यादा है। और यूएस में जो लगभग 44% देखा जाता है, उससे भी काफी ज्यादा है। तो असली प्रॉब्लम, जैसा कि पेपर में लिखा है, ये है कि इकोनॉमी अच्छे परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड ही नहीं कर रही है। ये हमें असली वजहों तक ले जाता है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? सिस्टम को आखिर रोक क्या रहा है? ये रिसर्च जिस चीज को प्रदर्शन के बिना मार्केट पावर कहती है, उसी की तरफ इशारा कर रही है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है सरकारी कंपनियां। स्टडी में पाया गया कि ये कंपनियां धीरे ग्रो करती हैं और कम इनोवेशन करती हैं, लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिर भी अपनी मार्केट शेयर बनाए रखती हैं।
ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। अगर वो कम प्रोडक्टिव हैं, तो फिर वो इसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये इसलिए है क्योंकि वो सच में काफी स्ट्रांग है। डेटा भी बिल्कुल क्लियर है। एसओई कम से कम प्रोडक्टिव वाली फर्म्स में ज्यादा दिखते हैं। 2014 से 2019 के बीच इन फर्म्स ने सबसे कम प्रोडक्टिविटी वाली दो कैटेगरीज में टोटल सेल्स का करीब 13% हिस्सा लिया। 13%? और सबसे ऊपर जो टॉप प्रोडक्टिव फर्म्स हैं, उनमें कितना होता है? यहीं पर कहानी सच में साफ हो जाती है। उसी टाइम पीरियड में एसओई ने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वाले टॉप क्विंटाइल में सिर्फ 1% सेल्स का कंट्रीब्यूशन दिया। यानी एसओई ने ज्यादा डायनेमिक प्राइवेट बिजनेस को असल में बाहर धकेल दिया और वो मार्केट स्पेस अपने कब्जे में ले लिया जो और ज्यादा इनोवेटिव फर्म्स इस्तेमाल कर सकती थी। तो वो एक बाधा बन जाते हैं। पेपर में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के बारे में भी कुछ हैरान कर देने वाली बात बताई गई है। हम आमतौर पर इसे एक अच्छी चीज मानते हैं। ये हो सकता है, लेकिन हर निवेश का असर एक जैसा नहीं होता। यूक्रेन में आने वाला बहुत सा एफडीआई असल में टैक्स हेवन के जरिए आता है, और रिसर्च बताती है कि ये अक्सर राउंड ट्रिप्ड घरेलू कैपिटल होता है। मतलब लोकल पैसा पहले ऑफशोर भेज दिया जाता है और फिर वापस ऐसे लाया जाता है जैसे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ताकि उसे विदेशी इन्वेस्टमेंट वाले फायदे मिल सकें। और उस तरह की रिसाइकल्ड कैपिटल इकोनॉमी के लिए क्या करती है? ये बात साफ दिखती है कि इसका मकसद कंपटीशन को दबाना है। डेटा बताता है कि जिन इंडस्ट्रीज को इन टैक्स हेवन वाले देशों से एफडीआई मिलता है, वहां बिजनेस की मूवमेंट काफी कम रहती है। उन इंडस्ट्रीज में नई कंपनीज की एंट्री रेट सिर्फ 6.9% है। वहीं जिन इंडस्ट्रीज में रियल टाइप का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वहां ये 9.4% है। यानी करीब 27% कम नई कंपनीज एंट्री करती हैं। तो अभी हमारे पास एक रुका हुआ इंजन है और हमको पता भी है कि उसे क्या रोक रहा है। अब ये बात सीधे हमें सोल्यूशन तक ले जाती है। रिपोर्ट बोलती है कि हमें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को समझ के सामने लाना होगा। नीतियों की भाषा में इसका मतलब क्या होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब वो अप या आउट वाला साइकिल जिसके बारे में हमने बात की थी, जहां नई और ज्यादा प्रोडक्टिव कंपनियां कम कुशल लोगों की जगह ले लेती हैं। इसे दोबारा कैसे शुरू किया जा सकता है, ये समझने के लिए स्टडी में एक क्वांटिटेटिव मॉडल यूज किया और दो अलग अलग पॉलिसी पाथ्स को टेस्ट किया। ठीक है, तो वो क्या थे? 5A बेसिकली नई और छोटी फर्म्स को सपोर्ट करने के बारे में था, जैसे क्रेडिट एक्सेस देना या स्टार्टअप सब्सिडी जैसी चीजें। पाथ बी का मतलब था पावरफुल लोगों की पावर को लिमिट करना, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रूल्स लगाना, अनएफिशिएंट एसओई को रीस्ट्रक्चर करना और कनेक्टेड फर्म्स को दिए गए रेगुलेटरी फायदे हटा देना। तो फिर कौन सा रास्ता आपको बेहतर रिजल्ट दे पाया? दूसरी स्ट्रैटेजी ने काफी बेहतर रिजल्ट दिए। फर्क तो जैसे साफ दिख रहा था। जैसे ही सत्ताधारियों के लिए प्रोटेक्शन हटा, पूरा सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया। प्रोडक्टिव फर्म्स तेजी से ग्रो हुई, नई फर्म्स ज्यादा बार मार्केट में आई और इनोवेशन भी बढ़ गया। ये सिर्फ स्टार्टअप्स की हेल्प करने की बात नहीं है, ये पहले उनके लिए रास्ता क्लियर करने की बात है। क्या यही मेन बात है? ये बिल्कुल असली चाबी है। रिपोर्ट में पाया गया कि नई फर्म्स को सपोर्ट तभी काम करता है जब मार्केट खुला और कॉम्पिटिटिव हो। इसके बिना छोटी फर्म्स वहीं की वहीं फंसी रहीं। जैसा कि पेपर में लिखा है कि वो अंदर तो आ गईं, लेकिन ग्रो नहीं कर पाईं। ये तरीका सच में काम करता है। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है क्या? ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि एक ठोस तरीका मौजूद है, और वो तरीका सच में काफी ज्यादा पावरफुल साबित होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्ट जर्मनी की जो तेज रिकवरी हुई, जिसे विर्टशाफ्ट वुंडर कहा गया, वो सिर्फ बाहर से मिली फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट पर ही निर्भर नहीं थी। उसमें एंटी ट्रस्ट रिफॉर्म्स जैसे बेहद साहसिक और दूरदर्शी कदम भी शामिल थे। इन रिफॉर्म्स ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज को तोड़कर मार्केट को ज्यादा खुला और प्रतियोगी बनाया। और ये वही पॉलिसी थी जिसने इनोवेशन को मजबूती दी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को काफी ऊपर ले गई। ये साफ दिखाता है कि ये रास्ता पहले भी सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। तो अगर मुझे इसे सुन रहे पॉलिसी मेकर्स के लिए आसानी से समझाना हो, तो डायग्नोसिस ये है कि इकोनॉमी बिल्कुल स्लो चल रही है और ग्रोथ रुकी हुई है। इसकी वजह है वो पावरफुल प्लेयर्स जिनके पास मार्केट पावर तो है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। और सॉल्यूशन यानी मतलब सबसे पहला ज़रूरी स्टेप ये है कि इन पावरफुल प्लेयर्स को डिसिप्लिन किया जाए और रियल कंपटीशन को प्रमोट किया जाए। ये बेसिक ब्लूप्रिंट है। रिपोर्ट एक बहुत स्ट्रांग नोट पर खत्म होती है।
इसमें लिखा है, वॉर के बाद का टाइम नए रूल सेट करने का मौका देता है। यूक्रेन इस मौके का इस्तेमाल करके एक ज्यादा ओपन और कंपेटिटिव इकोनॉमी बना सकता है। ये एक चॉइस है और डेटा जो है वो एकदम क्लियर रास्ता दिखाता है। अब आपकी बारी रिनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।